हाँ जी सर। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक प्यारा सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो ये सारे नोट्स हैंड रिटन्स रहने वाले हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, डोंट वरी। आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि आप जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ग्रेटफुल है। अब ये फेमा जो होते हैं उसमें दो तरह के ट्रांजेक्शन्स कवर किए जाते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे नाम से कहूँ कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता क्या है, तो एक सिंपल से वर्ड में अगर हम सिंपल सी वर्डिंग लें इसकी, तो कुछ इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जब हम एक कंट्री से यानी कि इंडिया से दूसरी कंट्री में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। ठीक है, इस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स के अंदर हम दो तरह के ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं, या कह सकते हैं कि दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करते हैं। तो वो दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं तो समझिएगा। जो ट्रांजेक्शन्स हम कवर करते हैं उसमें एक आता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, एक होता है कैपिटल अकाउंट। यस सर, एक होता है करंट अकाउंट। जनरली करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो 6 मंथ तक के होते हैं, और एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। इसे आप ऐसे कह सकते हो कि क्योंकि कैपिटल अकाउंट बोला, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जो करंट नहीं है वो कैपिटल है, जो करंट नहीं है वो कैपिटल है। तो बस ये चीज़ जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। अब चूँकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है फेमा की डेफिनेशन। फेमा में हमें ये सिखाया जाता है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया किसे बोलते हैं, यानी ये कब पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बनता है और कब आउटसाइड इंडिया का बनता है। तो हम सबसे पहले एक डेफिनेशन सीख रहे हैं जिसे मैं कहूँगी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन हमें ये कहती है कि अगर कोई पर्सन जो है वो क्या है सर, अगर कोई पर्सन जो है वो रेजिडेंट इन इंडिया है, क्या है वो, रेजिडेंट इन इंडिया है। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होगा, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैम रेजिडेंट इन इंडिया है मतलब वो जो है वो मोर देन 182 डेज़ वो जो है वो कहाँ रहा हो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर इस वर्ड पर फोकस करना। मैं आपसे कह रही हूँ पिछले, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो कहाँ रहा हो, इंडिया में रहा हो 182 डेज से ज़्यादा। उसके साथ पर ये कहते हैं कि हम अगर कोई पर्सन जो होता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई पर्सन जो होता है वो इंडिया आ जाता है, ठीक है। अब वो क्यों इंडिया आता है तो वो समझने के लिए ये देखते हैं। अगर कोई पर्सन जो होता है वो इंडिया आता है, या तो वो इंडिया आता है किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, या तो वो इंडिया आता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर वो आता है किसी बिजनेस या वोकेशन के लिए, ठीक है, या फिर वो आता है अनसर्टेन पीरियड के लिए। तो अगर ये 3 केसेस के लिए वो इंडिया आता है तो जब वो इंडिया आता है तभी से वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाएगा। ये डेफिनेशन क्लियर हुई। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इसी तरीके से मान लीजिए कोई बंदा पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा, जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा ही इंडिया में रही हूँ, मैं इंडिया से बाहर कहीं गई नहीं। लेकिन अब क्या हुआ ना, अब इस साल जैसे कि अभी हम एक काम करते हैं, एक नया न्यू ईयर लेते हैं, जैसे कि 22-23 तो चल रहा है, 23-24, ठीक है, 23-24। नेक्स्ट ईयर जो होगा 23 में, मैंने सोचा क्योंकि यहाँ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि हम क्या कंसीडर करते हैं, फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं। और जब हम फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करेंगे तो हमें पता है कि हम अप्रैल से मार्च का पीरियड लेते हैं, ठीक है, अप्रैल टू मार्च लेते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं पिछले साल अप्रैल में 23 में कहाँ जाती हूँ, इंडिया से बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं कभी पहले इंडिया से बाहर गई ही नहीं, और मैं जो है वो 182 डेज से ज़्यादा, यानी कि मैं तो हमेशा 365 दिन इंडिया में रही हूँ। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि मैं जो पर्पज़ बता रही हूँ, मैं इन पर्पज़ के लिए जा रही हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए गई, या फिर मैं जो है वो बिज़नेस या वोकेशन के लिए गई, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए गई, इन तीनों ही केसेस में मैं जो है वो क्या बन जाऊंगी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI
पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर मैं इन 3 पर्पज़, यानी कि अगर कोई बंदा पिछले सालों में अगर 182 डेज़ इंडिया में रहा है तो भाई साहब वो इस साल इंडिया का पर्सन है। लेकिन अगर मैं इन 3 कामों के लिए इस साल इंडिया छोड़ रही हूँ तो फिर मैं इंडिया की नहीं हूँ, ठीक है ना, फिर मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएंगे। उसी तरीके से आने वालों के ऊपर भी यही रूल लगता है। ये चीज़ों के बाद अभी और बातें करनी है मुझे आपसे। क्या बातें करनी है सुनिएगा। अगर कोई भी बॉडी या कोई पर्सन या फिर कोई भी बॉडी कॉरपोरेट, ठीक है, कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो या रजिस्टर्ड है या फिर इनकॉर्पोरेट है कहाँ, इन इंडिया, तो भी वो भी इंडिया की हो गई। उसी तरीके से अगर कोई ऑफिस है, अगर कोई ब्रांच है, एजेंसी है, कहाँ है, इंडिया में है, ओन और कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, बाहर वाले पर्सन के द्वारा, ठीक है, ये इंडिया में है, लेकिन कंट्रोल जो है, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, मेरी बात सुनना, कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो भी सर वो इंडिया में है ना, तो वो इंडिया की हो गई। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब कुछ जो है वो आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन उसे कंट्रोल करने वाला कोई इंडियन है, इंडियन बॉडी कॉरपोरेट क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, इंडिया की हो जाएगी। यहाँ एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। क्या बोला है मैंने, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवा दूँ ताकि आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए, एकदम प्रॉपरली सेट हो जाए कि भाई साहब अगर किसी तरीके का कोई, हम एज मैं आपको कहूँ कि वो रजिस्टर इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है तो इंडिया की है, वो अगर ऑफिस ब्रांच जो है वो इंडिया में है, चाहे कंट्रोल बाहर वाला करता है, इंडिया के अंदर है ना, तो इंडिया की है, ठीक है। तीसरा होता है कि सर इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, ये सब कुछ आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल करने वाला इंडियन पर्सन है या फिर इंडियन बॉडी कॉरपोरेट है, तो भी वो इंडिया की हो जाती है। कंप्लीट, यस सर। तो ये हमको जो है वो एकदम क्लियर हुआ। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो एकदम प्रोहिबिटेड है, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स जो है वो आप कर ही नहीं सकते हैं, जिसे मैं बोलती हूँ कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है, प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन ही क्या है, प्रोहिबिटेड है। ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है देख लेते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन ये कहता है कि अगर आपने इंडिया से कोई भी लॉटरी का पैसा जीता है तो आप लॉटरी विनिंग को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है, लॉटरी विनिंग को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपने रेसिंग और राइडिंग से, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग और राइडिंग होती ना, वहाँ से पैसा जीता है, आप इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आपने लॉटरी टिकट खरीदने के लिए, देखो लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए भी आप जो है, लॉटरी का सिर्फ टिकट के लिए भी आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते। जो बैंड चीज़ें हैं, चाहे फिर वो बैंड मैगजीन हो सकता है, वो भी नहीं है, फुटबॉल पुल्स हो सकते हैं और स्वीप स्टेक्स हो सकते हैं। सर ये बैंड मैगजीन्स, दो नाम और आपको पता होने चाहिए, एक नाम तो है फुटबॉल पुल्स और एक है स्वीप स्टेक, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। फिर आता है आप जो है वो कमीशन दे रहे हैं, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी। जस्ट फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये इंडिया के बाहर तुम्हारी कोई होली ऑन सब्सिडरी या फिर कोई जॉइंट वेंचर है और तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, कमीशन दे रहे हो, और इंडिया की ये कंपनी इन्हें कमीशन दे रही। तो सर ये कुल मिलाकर कोई कमीशन देना नहीं हुआ, ये तुम सिर्फ इंडिया के बाहर पैसा भेजने का काम कर रहे हो, ठीक है, हम ऐसा मानते। उसी तरीके से एक होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, इंडिया की कोई कंपनी जो है वो डिविडेंड रीबैलेंसिंग के थ्रू जो है ना, डिविडेंड देना अलाउड है, लेकिन डिविडेंड रीबैलेंसिंग स्कीम के तहत डिविडेंड देना अलाउड नहीं है। उसी तरीके से आप अगर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, किसके थ्रू, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, इस क्रेडिट रूट के थ्रू भी अगर आप पैसा बेच रहे हैं तो अलाउड नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ ये बोला, हमने इसका भी एक्सेप्शन डाला, और इस एक्सेप्शन के अंदर बोला कि भाई साहब कोई बात नहीं, मतलब कि सर यहाँ अगर है इतना है तो चलेगा। क्या इतना है तो चलेगा, 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। सर कौन से दो मामले, मैंने बोला सर दो मामले हैं, एक तो है टी और एक है कॉफ़ी।
एक तो है टी, एक है कॉफ़ी, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, एक तो है टी, एक है टोबैको। पक्की बात है? आ गया, पक्की बात है। तो एक तो है टी, एक है टोबैको। तो आप ध्यान रखेंगे कि टी और टोबैको पर 10% अलाउड है, इसके अलावा कहीं अलाउड ही नहीं है। अगर कॉल बैक सर्विसेज है, नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड है। और एक आता है कि अगर आप लोगों ने क्या किया है, इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम, यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट इनकम आती है, किससे आती है? NRSPS से, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम से। अब आ जाओ शेड्यूल 2 पर। क्या ये नाम आपको पता होने चाहिए? होने चाहिए। केस स्टडी में दे दिया, ये काम किया, बताओ क्या करें। अब आता है, ये तो प्रोहिबिटेड होगा, ठीक है। अब अपन प्रोहिबिटेड के बाद अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कि जो किसकी परमिशन से? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से अलाउड हो जाते हैं, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करके अलाउड कर देता है, वो नाम देखते हैं। तो वो नाम क्या है? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नाम के साथ, जिसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड करती है। वो कहती है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप कल्चरल टूर करते हैं तो। अगर आप लोग, यानी कि आप लोग मतलब कि अगर कोई स्टेट या PSU, अगर कोई स्टेट या फिर PSU जो है वो प्रिंट मीडिया में, कहा कि फॉरेन की प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करती है, और अगर अमाउंट जो है वो मोर देन $10,000 हो जाए, मोर देन $10,000 हो जाए स्टेट और PSU का, तो भी उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर एक PSU जो है फ्राइट ऑफ वेसल चार्टर बुक करती है, एक PSU जो है वो क्या करती है? फ्रेट पे करती है। किसका फ्रेट पे करती है सर? वेसल चार्टर का, तो भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, तो भी उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो ट्रांसपोंडर का काम करता है, ट्रांसपोंडर का मतलब होता है कि सर जो TV चैनल्स के थ्रू या फिर इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू काम हो रहा है, तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपने क्या किया, कोई कंटेनर डिटेन किया है, कोई कंटेनर मान लीजिए डिटेन हुआ है, क्या हुआ है? कोई कंटेनर डिटेन हुआ है और उसके लिए आपने, उसको छुड़वाने के लिए आपने पैसा दिया है, शिपिंग के चार्जेस दिए हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको बहुत शौक है स्पोर्ट्स का, और आपने एक स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो क्या किया है? स्पॉन्सर किया है, और आप जो है वहाँ पर स्पॉन्सरशिप अवार्ड दे रहे थे, ठीक है, अवार्ड, और वो अवार्ड का अमाउंट जो होता है अगर $1 लाख रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आपने P&I क्लब में ट्रांसफ़र किया है, तो भी आपको परमिशन लगेगी। अगर वो P&I क्लब है तो भी आपको परमिशन लगेगी। पक्की बात है। तो ये जो मैंने आपको डिस्कस करवाया वो क्या था? ये जो डिस्कस करा वो शेड्यूल था, ठीक है। अब शेड्यूल 2 के बाद शेड्यूल 3 आता है। देखो शेड्यूल 3 बहुत प्यारा है। ये कहता है कि भाई साहब आप लोगों को, हम लोग जो है वो अवेल करते हैं 2.5 लाख रुपए तक ओनली। प्राइवेट विजिट फॉर एनी कंट्री, तुम कहीं पर भी जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, हम तुम्हें अलाउड करते हैं कि भाई साहब तुम इतना खर्च कर सकते हो, एक्सेप्ट नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान को छोड़कर दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग जो है, हम एज ए इंडिविजुअल पर्सन को कितना डॉलर देते हैं? $2.5 लाख रुपए। देखो 2.5 लाख बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना। इतना हम तुम्हें 1 साल में खर्च करने को देते हैं, ठीक है। चाहे डोनेशन दो, चाहे गिफ्ट दो, चाहे कुछ भी करो, तुम इतना कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हुआ इंडिविजुअल के लिए। अब आई कंपनियां, ठीक है। तो बात आई अदर देन इंडिविजुअल की। अदर देन इंडिविजुअल कितना क्या कर सकता है? तो अदर देन इंडिविजुअल के लिए बोला कि भाई साहब तुम दिक्कत मत लो, तुम्हें भी लोगों को पैसा भेजना है, भेजो, हम तुम्हें लिमिट देते हैं। सबसे पहले बोला डोनेशन। कितना डोनेशन भेजूँ सर? बताओ कितना डोनेशन भेजूँ? बोला कोई दिक्कत नहीं है, डोनेशन भेजना है ना, भेजो। एज अ कंपनी तुम्हें किसी को डोनेशन देना है, दो। कितना दोगे? जितना तुम्हें बाहर वालों से मिलता है। बाहर वालों से मिलता है मतलब 1% ऑफ देयर फॉरेन अर्निंग्स। तुम्हें बाहर वालों से जितना कमाया है, कितने? प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर,
पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में तुमने जितना कमाया है बाहर वालों से उसका 1% और 50 लाख रुपी और डॉलर 50 लाख और डॉलर 50 लाख जो भी कम हो। फिर बोलूँ, पता चल गया? यस सर। डोनेशन के नाम का देना है 2, पिछले 3 सालों का 1% और 50 लाख जो भी कम हो देना है 2। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये तो हुआ डोनेशन। अब आते हैं डोनेशन के बाद दूसरा नाम। दूसरा कहता है कमीशन। क्या कमीशन अलाउड है? बताया है उतना अलाउड है। अगर आप कमीशन दे रहे हो, मान लीजिए आपकी यूएसए में क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है? यूएसए में आपकी प्रॉपर्टी है। और अगर आप यूएसए में अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और सेल करने के लिए चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, अगर आप कमीशन दे रहे हो तो कितना दे सकते हो? $25,000 और 5% ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस और 5% ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस 5% ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस जो भी ज़्यादा हो उतना दे सकते हो। ऊपर वाले में मैंने कम बताया था, इसमें मैं बता रही हूँ ज़्यादा, यानी कि जो $25,000 है या फिर 5% ऑफ इनवार्ड रेमिटेंस तुम्हें जितना आ रहा है उसका 5% जो भी ज़्यादा है दे सकते हो। क्या याद करने की ज़रूरत है? नहीं सर, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि यार शेड्यूल 1 2 3 में से कुछ भी आया तो हम यहाँ देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है कि भाई अगर आप लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हो तो देखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंसी है तो फिर आप लोग जो है वो क्या लोगे, 10 लाख रुपये, 10 लाख डॉलर लोगे, ठीक है, पर प्रोजेक्ट। और अगर वो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है ना कंसल्टेंसी, तो 1 करोड़ पर प्रोजेक्ट। और लास्ट में आता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए उन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपये तक, डॉलर 1 लाख रुपये तक अगर तुम दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट का 5% है वो विच एवर इज़ हायर चलेगा। डन। कहाँ बताया मैंने? ये पूरा का पूरा लिमिट वाला पेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है 5.21 पर ये पूरा का पूरा पेज मिल जाएगा। डन, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सबसे बढ़िया बात ये है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की बढ़िया बात है? यहाँ पर है कि अगर हमने ये पैसा जो है वो कहाँ से लगाया, आरएफसी अकाउंट से लगाया या फिर ईईएफसी अकाउंट से लगाया। सर आरएफसी अकाउंट से लगाया, ध्यान रखना पूरा एग्जिम्ट हो जाएगा, कुछ किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, जितना लगाना है उतना लगाओ। लेकिन ईईएफसी से लगाया है और ईडीपी में लगाया है तो ईडीपी में तुम्हें परमिशन लगेगी। अगर तुमने पीएनआई क्लब में लगाया है तो तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर तुमने कमीशन दिया है सेल करने के लिए अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल हाउस बिल्डिंग जो भी है, या फिर, ठीक है, हाँ ये सब। अब मेरी बात सुनो, तुम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जो है वाइल ऑन विजिट अब्रॉड, एग्जिम्पशन फॉर पेमेंट बाय इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाइल यू विजिटिंग। तो एग्जिम्पशन मैंने आपको बता दिया था जो इंडिविजुअल के लिए है, कैपिटल और ये। डन। अब सुनो, देखो कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं जो तुम्हें अलाउड हो जाते हैं। उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं मैं भी डिस्कस करती हूँ आपसे। यस, तो उसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, देखो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जैसे मैं इंडिया की हूँ और अगर मैं आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी होल्ड करती हूँ तो क्या मैं होल्ड, ऑन, ट्रांसफ़र और इन्वेस्ट कर सकती हूँ? क्या बोला? होल्ड करना, ऑन करना, इन्वेस्ट करना, ट्रांसफ़र करना नहीं कर सकती, वो भी इन फॉरेन करेंसी। अगर मैं इंडिया की हूँ, मैं इंडिया में हूँ, ना होल्ड ना ऑन ना कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक्सेप्शन तो सबके होते, इसके भी हैं कि भाई साहब फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटी में या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट, चाहे तो फॉरेन करेंसी में हो, चाहे फिर फॉरेन सिक्योरिटी में हो, चाहे फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो, ठीक है। अगर वो सिचुएटेड है कहाँ? भारत के बाहर, यानी कि आउटसाइड इंडिया। तो अगर मैं इंडिया की हूँ, तो अगर मैं इंडिया के बाहर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई फॉरेन सिक्योरिटी एज ए लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होल्ड करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? देखो एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर तुमने ये जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी, कब करी थी, कैसे करी थी? जब तुम रेजिडेंट थे आउटसाइड इंडिया के, या फिर तुम्हें ये गिफ्ट में मिली, इनहेरिटेड में मिली, ठीक है,
या फिर तुम जॉइंट ओनर हो उस प्रॉपर्टी के, है ना, तुम्हें गिफ्ट में मिली, इनहेरिट में मिली, या फिर एक काम करो तुमने आरएफसी अकाउंट से इसे लिया। देखो आरएफसी अकाउंट का मतलब होता है एक फॉरेन करेंसी अकाउंट। जब तुम फॉरेन में थे तब तुमने कमाया था, तुम्हारा आरएफसी रिजर्व भरा भरा पड़ा है, अब तुम प्रॉपर्टी ले रहे हो, ले सकते हो। या फिर जॉइंटली विथ रिलेटिव हु इज़ अ पर्सन रेजिडेंट, एक पर्सन तुम्हारा जो है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हारी सिस्टर जो हो गई वो फॉरेन की हो गई, ठीक है, तो अगर उसने तुम्हारे और तुम दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, तो वो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इंडिया का कोई फंड ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, नो आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम इंडिया। मतलब गवर्नमेंट कितनी होशियार है, आप अपनी बहन को बोलो भाई प्रॉपर्टी देखो मेरे नाम पर भी लेनी है, तेरे नाम पर भी लेनी है, जॉइंटली लेनी है, ले ले, लेकिन मैं इंडिया से 1 रुपया ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना कर रखा है। ठीक है, पक्की बात है, ठीक है, ये समझा। और इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि ये तो मैंने पर्सन के बारे में बताया, अगर एक कंपनी जो है जो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर वो कंपनी भी आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी हेल्ड करना चाहती है और अगर वो आरबीआई की डायरेक्शंस फॉलो करती है, तो फिर वो क्या कर सकती है, अपने स्टाफ के रहने के लिए, अपने ऑफिस के लिए वहाँ पर एक बिल्डिंग खरीद सकती है पर आरबीआई की डायरेक्शंस से। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जिनके साथ आपने बोला ना जॉइंटली हम लोग आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल रिलेटिव्स का मतलब होता है रिलेटिव्स इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मीन्स हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब हस्बैंड वाइफ उस ब्रदर सिस्टर और जो असेंडेंट और डिसेंडेंट है, ठीक है, वो सब कुछ इसमें कवर हो गए। देन अगर मैं आपसे कहूँ कि उसी तरीके से अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ध्यान से सुनना, वो भी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी हेल्ड एक्वायर नहीं कर सकता, एक्सेप्शन इसमें भी है, एक्सेप्शन इसमें भी है। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्शंस में डाल रखा है कि भाई साहब कोई बात नहीं, उसने तब खरीदी जब वो रेजिडेंट इन इंडिया था तो चलेगा, या फिर उसे इनहेरिटेंस में मिली है तो भी चलेगा। यानी कि अगर बाहर का बंदा, जैसे मान लीजिए मिस्टर ट्रम्प को ये प्रॉपर्टी इसलिए इंडिया में मिली है क्योंकि वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया थे कभी, या फिर उन्हें इनहेरिटेंस में वसीयत में मिली, इंडिया के किसी पर्सन ने बोला कि मैं अपनी वसीयत ट्रम्प को देता हूँ, तो अगर उन्होंने ये वसीयत ट्रम्प को दी तो इनहेरिटेंस में उन्हें मिली, क्लियर इट, तो वो रख सकते हैं। एक्सेप्शन जैसे ऊपर था वैसे यहाँ पर भी है। इसके अलावा क्या ये बोला गया है कि, लेकिन पता है इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया थे तब ये प्रॉपर्टी खरीदी, या फिर इनहेरिटेंस में मिली, या फिर आपको जस्ट फॉर एग्जांपल गिफ्ट में मिली, फिर भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो है वो इंडिया में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता है सर, ना तो वो कभी, क्या होता है इसको, ना तो वो कभी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ना ही वो फार्म, और ना ही वो प्लांटेशन प्रॉपर्टी, प्लांटेशन जहाँ, ठीक है, वो कभी एक्वायर नहीं कर सकता। यानी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि भाई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो इंडिया में एग्रीकल्चर, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी तो खरीद ही नहीं सकता, एक्वायर कर ही नहीं सकता, खरीदना तो दो, एक्वायर कर ही नहीं सकता। या फिर उसे गिफ्ट में भी मिला है तो अदर देन, यानी कि ये चीज़ें नहीं उसे गिफ्ट में मिलेगी, और इनहेरिटेंस में भी है तो अदर देन, उसी के साथ साथ अगर उसने ये अर्न भी किया है तो अदर देन, कुल मिलाकर, ठीक है। मतलब हम इन्हें ये राइट नहीं देते हैं कि वो इंडिया की इन प्रॉपर्टी पर अपना राइट रखें। उसके बाद क्या होता है कि देखो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, अगर वो इंडिया में आता है या फिर इंडिया में आकर वो अपना कोई ब्रांच ऑफिस लगाता है, ठीक है, या फिर वो कोई अपना लीजन ऑफिस लगाता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट ऑफिस लगाता है, या फिर अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो देखो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी उसे विदिन 90 डेज में, और लगा सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन कंट्रीज है, जैसे कि नो पर्सन, जैसे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, अफगानिस्तान के, चाइना के, ईरान के, ये लोग नहीं लगा सकते, ठीक है। और ये लोग लगाएंगे तो ये लोग केवल 5 साल के लिए विद आरबीआई अप्रूवल ही ले सकते हैं, सिर्फ 5 साल की इनको आरबीआई की अप्रूवल मिलेगी, और 5 साल के लिए ही इंडिया में लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन कंट्रीज़ के बारे में भी बात हमने कर ली। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम कहें कि कोई परचेज सेल हो सकती है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में बाय फॉरेन एम्बेसीज, जैसे मान लीजिए यूएसए की एम्बेसीज जो है वो कहाँ है, इंडिया में है, डिप्लोमेट से, कंसल्ट जनरल से, तो क्या ये लोग जो है वो इंडिया में प्रॉपर्टी का सेल परचेस कर सकते हैं? बस हाँ, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस का नहीं कर सकते, इसके अलावा करो, क्योंकि हम लोग जो है फॉरेनर्स को इन प्रॉपर्टीज़ पर हाथ नहीं लगाने देते। जॉइंट एक्विजिशन बाय स्पाउस ऑफ एन एनआरआई और एन ओसीआई, तो यहाँ पर एक अच्छा कंसेप्ट आता है, जॉइंट एक्विजिशन बाय द स्पाउस ऑफ एनआरआई और ओसीआई। जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल
एक पर्सन अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहता है, ठीक है, तो क्या पर्सन इंडिया में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है? मैं कह रही हूँ एक एनआरआई। आप बोलोगे मैम नॉन रेजिडेंट इंडिया का है, वो कैसे इंडिया में होल्ड कर सकता है? तो मैंने बोला कि अगर वो जॉइंट ओनरशिप में आ जाए तो जॉइंट ओनरशिप में अगर आ जाए, जॉइंट एक्विजिशन बाय द, देखो होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए ये इंडिया है और ये यूएसए है। एक पर्सन यूएसए रहता है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जो है, आप जो है वो कहाँ रहते हैं? यूएसए रहते हैं, ठीक है, और आप जो है अब काफ़ी सारे टाइम से क्या रहते हैं, आप एक ओवरसीज सिटीज़न है या फिर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है। नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब होता है सर मैं इंडिया का हूँ लेकिन मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब आप यूएसए में रह रहे हैं, ठीक है, और आपको अपना यूएसए में ही स्पाउस मिल जाता है, ठीक है, तो वो बंदा तो ऑब्वियसली नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, वो तो फॉरेनर है, उसके पास तो सिटीजन यूएसए की है, और आप जो है वो एनआरआई है। अब क्या होता है कि क्या आप इंडिया में एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? तो बोला ओनली एक प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्रॉपर्टी रख लो, लेकिन ध्यान रखना वो भी जॉइंट नेम पर रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि भाई साहब आपको आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू इंडिया में आएगा, नॉन सोर्स के थ्रू आएगा, ये सब कुछ। और ध्यान रखना ये बार बार कहते हैं कि पेमेंट जब हमें बाहर वाला यानी कि नॉन रेजिडेंट पेमेंट करता है तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते, पैसा बोल दिया हमने ट्रेवलर चेक दिया, नहीं दे सकते। फॉरेनर चाहे कोई भी प्रॉपर्टी में, ये कह ही नहीं रही हूँ कि वो एनआरआई ओसीआई है, कोई भी फॉरेनर इंडिया में ट्रेवलर चेक के थ्रू या फिर फॉरेन करेंसी नोट के थ्रू नहीं भेज सकता पैसा, या एनी अदर मोड अदर देन दोज स्पेसिफाइड परमिटेड, मतलब कि जो परमिटेड है वही, ये चेक फॉरेन करेंसी नोट इनके थ्रू नहीं। और ध्यान रखना इन्होंने एक और कंडीशन लगाई कि उनकी मैरिज को अब शादी बता दी, इन्होंने कोई रिश्ता भी नहीं बताया, उन्होंने सीधा शादी बता दी, वो रजिस्टर्ड हो गई और रजिस्टर होकर उसको 2 साल हो गए हो, 2 ईयर्स हो गए हो उनकी मैरिज रजिस्टर हुए। तो भाई जल्दी से जल्दी अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से आपने कब तस्वीरें खिंचवाई, कब फोटो खिंचवाई, नहीं, कब रजिस्ट्रेशन करवाया आपने लीगली, वहाँ से आपको 2 साल तक का, तो 2 साल तक का जो होता है कंटिन्यूस पीरियड, अगर 2 साल तक आप रिलेशन में हो तो फिर आप इंडिया में एक प्रॉपर्टी एक्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर। लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर में क्या बोला है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर जो पाकिस्तान है ना, वहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू है, जैन है, काफ़ी सारी है, तो उनके पास क्या है ना, लॉन्ग टर्म वीज़ा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 1 प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, वो भी रेजिडेंशियल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 1 परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो इंडिया में आकर रह सकते हैं, ऐसा है, पक्की बात है, ठीक है। रिपेट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो इंडिया में एक प्रॉपर्टी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अब यूएसए चली गई, मुझे एक इंडिया में एक प्रॉपर्टी जो थी वो अपने दादा से गिफ्ट मिली, ठीक है, अपने दादा से मुझे एक प्रॉपर्टी क्या मिली, गिफ्ट मिली, तो वो प्रॉपर्टी अब मैं तो यूएसए में रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि इंडिया में वो प्रॉपर्टी बेच दे, तो क्या सेल करने के बाद वो पैसा मैं अपने पास अपने यहाँ रिपेट्रिएट कर सकती हूँ क्या? तो कर सकते हो, अगर आपने वो जो लैंड बेची है वो एग्रीकल्चर लैंड, फार्म लैंड या प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए इन इंडिया, ठीक है, और आपने वो प्रॉपर्टी कैसे अर्न करी थी वो भी आपको पता है, ठीक है, वो आपको गिफ्ट में मिली थी, और वो भी बोला है कि आप रेमिटेंस एज ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रिपेट्रिएट कर सकते हो सेल प्रोसीड्स को, सिर्फ 2 सच प्रॉपर्टीज़ का पैसा, 2 सच प्रॉपर्टी का पैसा, ध्यान रखना ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी का पैसा ही आप रेमिट कर सकते हो, ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ पर क्या बोला, प्रोहिबिशन ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय सिटीज़न ऑफ सर्टेन कंट्रीज़, क्योंकि सर हमें लगता है कि यार ये कंट्री के लोग जो है वो हमारे पड़ोसी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इन्हें अलाउ नहीं कर सकते, तो इन्होंने बोला कि भाई साहब अगर हम लोग आपको बिल्कुल प्रोहिबिट करते हैं एक्वायर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहाँ वाले लोग, तो सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल, इन सब लोगों को हम, ठीक है, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई ये परमिशन लेके कर सकते हो, अदर देन लीज, अब लीज़ लो चलेगा, लीज़ ले रहे हो चलेगा, पर लीज़ भी 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब हमने अपने पड़ोसियों पर शिकंजा कर दिया, क्योंकि भाई साहब तुम आसपास के लोगों, तुम्हें हमारे यहाँ पर लैंड लेकर रहने की क्या ज़रूरत पड़ गई,
क्लियर इट? यस सर। तो ये कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स थे जिन्हें डिस्क्राइब किया जाना था, तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब देखना कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है ना जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना वही कर सकता है जो ऑथोराइज्ड है, हर कोई नहीं कर सकता। ऑथोराइज्ड पर्सन ही कर सकता है। क्या? अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना है, देखो ऑथोराइज्ड जिसे ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी, उसके बाद फॉरेन करेंसी लोन लेना है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, गारंटी की बात हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करेंसी नोट, ये सारी चीज़ें। उसी तरीके से बाहर वाला पर्सन जो होगा, बाहर वाला पर्सन होगा वो इंडिया में क्या कर सकता है, तो क्या इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कर सकता है जो बाहर का पर्सन है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए। भाई इन्वेस्टमेंट करना है ठीक है, तुम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम कंट्रीब्यूशन कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, या फिर तुम एक्विजिशन करना है जैसे हमने आपको बता रखा है उस अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन एकदम प्रोहिबिट कर दिया, एकदम प्रोहिबिट कर दिया इन कामों को। क्या प्रोहिबिट कर दिया इन्होंने? इन्होंने कहा, इन्होंने एकदम प्रोहिबिट करके कहा कि भाई ये सारी जगह आप नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट। तो नो पर्सन शेल अंडरटेक और सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और अदर देन ऑथोराइज पर्सन, यानी कि जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे ऑथोराइज पर्सन से होंगे। अदर देन ऑथोराइज पर्सन कोई काम नहीं होगा, अदर देन ऑथोराइज पर्सन कोई काम नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ तो इन्होंने ये बताई। अब इन्होंने दूसरी चीज़ बताई कि भाई साहब ना तो चीट फंड, ना ही निधि, ना ही एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन, बार बार बता रही हूँ ये तो, ना ही रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन, ना ही ट्रेडिंग, ये में तो हो ही नहीं सकते। ये में तो आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, बाहर वाले लोगों सुन लो। ठीक है, पक्की बात है? हाँ जी सर, यही चीज़ थी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ईसीबी के बारे में। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको बताया आपको होप सो समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ ईसीबी। सिर्फ आपको सुनना है, वो इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना कि कैसे क्या करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ सुनते रहो, चीज़ें अपने आप समझ में आ रही है ना। तो ईसीबी जो है वो क्या कहता है? ईसीबी कहता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया का पर्सन जो होता है वो बाहर से पैसा लेता है, बोरोविंग्स लेता है। ठीक है, क्या वो ले सकता है? और ईसीबी जो है मैं बता दूँ, वो चाहे फॉरेन करेंसी में हो चाहे फिर वो इंडियन करेंसी में हो, दोनों में ही ले सकता है, वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, पर हाँ ये कहते हैं कि मिनिमम जो फॉर्म ईसीबी का होता है वो आप 3 साल तो लो, यानी कि 3 साल तक का पैसा चाहिए तो ही फिर ईसीबी उठाओ। अब आता है कि कौन ले सकता है, तो कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ये ले सकता है ये नहीं ले सकता, ले सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कुछ और बातें जो ईसीबी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्या? कितनी मैक्सिमम ईसीबी उठा सकते हो? तो बोला $750 मिलियन मिनिमम। और इसके लिए आपको 1:7 का पता है क्या रेशो मेंटेन करना पड़ेगा? लाइबिलिटी इक्विटी रेशो, लाइबिलिटी इक्विटी रेशो आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा 7:1। लेकिन अगर ये $5 मिलियन की ही अगर ईसीबी है तो फिर ये 7:1 रखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। क्या आप पार्क कर सकते हो ईसीबी को? तो ध्यान रखना यहाँ पर पार्किंग के लिए इन्होंने बोला है कि जो बैंक का जो होता है कैटेगरी, वहाँ हम पार्क कर सकते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी और इनमें तो नहीं। ठीक है, तो ईसीबी जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ईसीबी के लिए। नेक्स्ट इज ईसीबी के बाद हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। देखो एक्सपोर्ट क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट में इन्होंने कुछ एग्जिबिशंस दे रखे हैं, वो थोड़ा हमें देखना है कि भाई साहब अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो कहाँ आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी को ट्रेड सैंपल भेज रहे हो या फिर पर्सनल ट्रेवलर्स है या फिर शिप स्टोर है, ये चीज़ ध्यान रखना। गिफ्ट जो है वो अगर 5 लाख रुपये तक की वैल्यू का है तो फिर आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डन? हाँ जी सर, ये किन कौन से केसेस में? एक्सपोर्ट के केसेस में। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो जनरली एक्सपोर्ट के मामले में क्या होता है समझना, 9 मंथ होता है एक्सपोर्ट और 15 मंथ होता है। तो 9 मंथ और 15 मंथ
जहाँ से 9 मंथ का ये एक्सपोर्ट का टेन्योर होता है कि आपको अमाउंट रियलाइज़ हो जानी चाहिए इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, जिसे अपन बोलते हैं डेट ऑफ एक्सपोर्ट। सर अगर ये सॉफ्टवेयर का मामला है ना, सॉफ्टवेयर के मामले में हम लोग लेते हैं फिजिकल फॉर्म, अदर दिन फिजिकल फॉर्म है तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट जब हमने एक्सपोर्ट किया वही डेट ले लेते हैं सच पीरियड के लिए। तो ये 9 और 15 आपको एक्सपोर्ट में ध्यान रखना है, 15 जनरली वेयर हाउस में लगता है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा क्या आता है, एक आता है एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट। तो एडवांस पेमेंट का मतलब होता है कि भाई साहब 1 ईयर पहले एडवांस पेमेंट आ जाए, उससे ज़्यादा पहले ना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लाइबोर का ही लगे, ठीक है, जो रिजर्व बैंक का जो आपने प्रिस्क्राइब कर रखा है वही चीज़ लगे। ये जो है वो 5.61 में है, जस्ट एक बार रीड इट, बाकी कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया विद इन 180 डेज। ये कहता है कि भाई पीरियड ऑफ सरेंडर और ऑफ रिसीव्ड रियलाइज अनस्पेंड अनयूटिलाइज। ये आता है क्वेश्चन कि भाई साहब अगर हमने मनी यूज़ नहीं करी जो अनयूटिलाइज्ड है उसे 180 डेज़ में आपको सरेंडर करनी पड़ती है। तो वो चीज़ जो है वो कहाँ लिखी हुई है, 5.64 पे लास्ट वाले पेरा पे लिखी हुई है, ठीक है। देन देखो रिटेंशन बाय पर्सन कितना रख सकता है, तो इन्होंने बोला है कि भाई साहब $2000 अगर एक पर्सन रिटेन रखना चाहे 2000 तो वो अपने पास रख सकता है। 2000 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर इट, वेरी वेल डन, यस। अब यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि भाई साहब पेनल्टी अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है तो देखो आपको पेनल्टी जस्ट एक बार देखना है कि क्या क्या पेनल्टी इन्होंने बता रखी है कि भाई अगर ये हो गया तो ये पेनल्टी। तो आपको पेनल्टी का सिर्फ पेज नंबर याद रखना। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कॉन्ट्रावेंशन के लिए सिर्फ पेज नंबर माइंड में रखिएगा कि भाई साहब अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन आया ना तो पेज नंबर 5.69 पर जाएंगे और जितनी भी पेनल्टी है ना एक बार गो थ्रू कर लेंगे, देख लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के कंसेप्ट हर जगह सेम ही लगते हैं। पिछली बार जो उस वीडियो में भी बताया था वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के कंसेप्ट है। उनके पास क्या क्या पावर होती है। देखो कंपाउंडिंग का मतलब होता है माफ़ कर देना, बस वही होता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है माफ़ कर देना, है ना। देन एडजुडिकेशन एंड अपील। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, 80 में जाएंगे तो वही टाइम होता है कि भाई साहब अगर तुम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, 80 में जाना चाहते हो, 45 डेज़ का टाइम है, चले जाओ। एक्सटेंशन प्लस 45 डेज़ का और मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीडिंग्स जो है हम कितने दिन में निपटा देंगे भाई, 45 डेज़। अरे यार रुको, सुनो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई साहब ए से तुम जाओगे 80 में, ए से तुम जाओगे 80 में, कितने दिन में जा सकते हो, 45 डेज़ में, ठीक है। और तुम जो है वो एक्सटेंशन ले सकते हो क्या, हाँ। और ये प्रोसीडिंग्स डिस्पोज हो जाएगी 180 डेज़ में, ठीक है। 180 डेज़ में ये डिस्पोज हो जाएगी। देन सर 80 से तुम परेशान हो, जाओ, कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट। हर बार हम यही देख रहे हैं। अब यहाँ पर कितने दिन में, 60 डेज़ में। फर्दर एक्सटेंशन इतना ही मिलता है, 60 दिनों का ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सर यहाँ 180 डेज़ में प्रोसीडिंग्स ख़त्म होती है, यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है। अब आता है कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी। कोई कॉन्ट्रावेंशन किया जाएगा तो रीजंस को इवेल्यूएट किया जाएगा। मिसलिनियस चैप्टर्स के अंदर है मैं तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है मिसलिनियस में, तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि मैं आपको बताऊँ। दैट इज़ ऑल ओके। तो यहाँ पर आपको भले ही ये पता होना चाहिए कि फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। दैट इज़ वेरी मच ओके। तो मैंने आपको ये पूरा बताया, अब आपको पता होना चाहिए जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको कवर करवा दी है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंपोर्ट वाला केस, एक्सपोर्ट वाला तो बता दिया अच्छे से। जो इंपोर्ट वाला केस है वो देखना। इंपोर्ट क्या कहता है, इंपोर्ट करोगे ना तो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट जो होगा आपको पैसा आ जाना चाहिए। अगर आप डिले करते हो तो फिर 3 ईयर्स डिले में। और अगर डिस्प्यूट है, सॉरी डिले मतलब डिस्प्यूट है, और अगर डेफर्ड पेमेंट है
तो फिर 5 ईयर्स। डन, बस यही चीज़ थी। तो अभी आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।